Very good morning, students. Welcome to the class. So, we were doing chapter number 2 in your economics book, the sectors of your Indian economy. Fine. So, in this class, we will continue further. So, open your economic books. Chapter number 2, page number 22. तो अपनी लास्ट क्लास में हमने जो है देखा था कि कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स में यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और तीसरा था आपका टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में कि जब हमें वैल्यू निकालनी हो तीनों सेक्टर्स की सर्विसेज की तीनों सेक्टर में क्या क्या कितनी वैल्यू का जो है प्रोडक्शन हुआ है या सर्विसेज जो है प्रोवाइड की गई हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू हम मनी के टर्म्स में निकाल के उनको जो है पूरे कंट्री की टोटल आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक किसान ने कितना एक साल में प्रोड्यूस किया, दूसरे किसान ने कितना किया, ये एक यूनिट में कितनी मैन्युफैक्चरिंग की, ऐसा करना तो बहुत एक लेंथी टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उन सभी की मॉनेटरी टर्म्स यानी कि मनी के टर्म्स में उनकी वैल्यू को निकालते हैं और उन सबको फिर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और इस तरह हमें अपने पूरी कंट्री के आउटपुट के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये सब हमने अभी तक देखा था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तीनों क्षेत्रकों की तुलना, ये आपका हेडिंग है और इसका फोर्थ पैराग्राफ आपको देखना है। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। किस चीज़ में सावधानी? जब हम तीनों सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये कह रहे हैं कि कुछ जो है सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब वो क्या सावधानी है वो देखते हैं। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस की गई है या जो भी सेल की गई है उस हर वस्तु या सेवा यानी कि उस हर प्रोडक्ट या सर्विस को जो है हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। अब ये अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, ये कह रहे हैं कि आपको हर जो है प्रोडक्ट या सर्विस की जो है कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ अंतिम वस्तु यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस है आपको उसकी की गणना करनी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज करते हैं कि एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है, कॉटन उगाता है। ठीक है, कपास उगाता है अपने खेत में। ठीक है, अब जब ये कॉटन ये किसने उगाई, ये कहाँ पे होगी, प्राइमरी सेक्टर में यानी कि आपके एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसने इससे क्या बनाया, क्लोथ बनाया। यहाँ पे कौन सा सेक्टर आ गया आपका, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो क्या करा, इस कॉटन की ही फॉर्म को और इम्प्रूव करके क्या बनाया, क्लोथ बनाया। ठीक है, अब सपोज यहाँ से ये क्लोथ गया एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जो कि एक टेलरिंग यूनिट थी और उन्होंने इससे क्या बनाई, ड्रेसेस बनाए। ठीक है, क्या बनाई उन्होंने, ड्रेसेस बनाई। अब ये ड्रेसेस जो है फाइनली जो है मॉल्स के थ्रू, शॉप्स के थ्रू यानी कि मार्केट के थ्रू जो है किस तक पहुंची, कस्टमर तक। ठीक है, ऐसे हुआ, फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस करा, कॉटन से क्लोथ बना, क्लोथ से ड्रेसेस बनी और ड्रेसेस फाइनली मार्केट में जाके सेल हो गई यानी कि कस्टमर को। यहाँ आप सीधा कस्टमर भी लिख सकते हैं। और इजीली समझने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सीधा फिर कस्टमर के पास पहुँच गई। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको हर सर्विस या हर प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे भी सपोज करें हम इसको मान लेते हैं 100 रुपये की जो है कॉटन प्रोड्यूस करी इसने। ठीक है, उस 100 रुपये की कॉटन
इसको बेचा और इसमें जो है इसमें जो है मान लेते 50 रुपए का और काम करा तो कितनी वैल्यू हो गई 150 रुपए। 100 रुपए की कॉटन इसने प्रोड्यूस करी, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं इसको, और इसमें 50 रुपए का सपोज एडिशन होंगे जो है 150 की वैल्यू हो गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ये 100 जो रुपए थे वो इसमें दोबारा से ऐड हो रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो रहा है ना। अब जब ड्रेस बनी तो हम कहते हैं जो ड्रेस बनाने वाली जो यूनिट थी उसके दोबारा से इस पे 100 रुपए लगे। अभी तक कितने लग चुके थे 150, 100 रुपए कॉटन की, 50 रुपए क्लॉथ बनाने की, टोटल 150 रुपए, और 100 रुपए अब पूरी ड्रेस बनाने की कॉस्ट आ गई, टोटल हो गए 250। अब हमें पता है कि इस 250 में जो है ये 150 भी इंक्लूडेड है और ये 100 रुपए भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब फाइनली जब ये कस्टमर तक पहुंचती है तो हम कहते हैं यहाँ पे जो मार्केट थी यानी कि जहाँ जिस मार्केट से इसने खरीदा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो है वो मार्जिन बचाएगा, दुकान वाला होगा, शॉपकीपर या मॉल जहाँ से भी इसने खरीदा होगा। सपोज जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 300 रुपए में जो है कस्टमर को मिला, कितने में मिला 300 रुपए में, ठीक है। जो यहाँ पे हमने वो भी लगा दिया जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई होगी या जो सेलिंग की कॉस्ट है वो सब ऐड करके इसको हमने बोला 300 रुपए में ये ड्रेस इसको मिली, ठीक है। अब क्या कहते हैं आपको कि आपको ना हर स्टेज पे जो है वैल्यू को ऐड करने की यानी कि काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इस 300 रुपए में ये 250 रुपए भी इंक्लूडेड है, इस 250 में ये जो है 100 ये 150 रुपए भी इंक्लूडेड है और इस 150 में ये 100 रुपए भी। तो अगर हम इनको अलग अलग करें 100 इसके प्लस 50 इसके प्लस 100 इसके प्लस क्या ये कितना था यहाँ पे इसमें कितना एडिशन करा इसमें कितना हो गया था हमारा 150 का एडिशन 150, फिर से 100 का एडिशन हुआ था और प्लस 50, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे और प्लस 300 कि 300 रुपए की इसको कस्टमर को मिली तो हम देखेंगे कि इस 300 रुपए में दोबारा से ये सारी वैल्यू जो है ऐड हो गई तो कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें पता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है जो फाइनली कस्टमर तक पहुंचा। अंतिम प्रोडक्ट से हमारा मतलब है जो कस्टमर ने यूज़ किया यानी कि जो फाइनल उसका डेस्टिनेशन था। फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है जब उसको कंज्यूम किया जाता है। अब कपड़ा क्या है, कोई कस्टमर पहनेगा उसको तो जिस कस्टमर ने उसको फाइनली खरीदा उसके बाद जितनी वैल्यू में वो प्रोडक्ट पहुंचा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये 300 रुपये ले लिए तो हमें ना तो इसकी कॉस्ट ऐड करने की जरूरत है वैसे ना ही इसकी ना ही इसकी, क्योंकि इन 300 रुपये में इन सारे सेक्टर से वैल्यू ऑटोमेटिकली एडेड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप नेशनल लेवल पे बड़े लेवल पे जो है सर्विस या प्रोडक्ट के आउटपुट को उत्पादन को काउंट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अंतिम प्रोडक्ट जो है यानी कि जब वो कस्टमर के पास पहुंचा तो कितने क्या उसको पड़ा, कितने रुपए में उसको मिला, उस वैल्यू को भी हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें और सर्विसेज भी आ जाती हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी आ जाएंगे, जैसे कस्टमर जो भी यूज़ करता है, ठीक है, या जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर या फिर सर्विस जितनी भी प्रोवाइड हो रही है एक कंट्री में, तो उन सबके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को किस प्राइस पे को मिल रहा है जो पूरा फाइनल यानी कि यहाँ पे हमारा देखो ड्रेस मिल रहा है फाइनल, तो ड्रेस कितने में जो है
उसने बेचा 10 रुपये में, यानी कि 2 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया यहाँ पे, है ना। 8 रुपये में किसान से मिला, और जो मिल थी उसने बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 10 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया इसमें। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने आटा खरीदा, उस आटे में चीनी, तेल और जो कुछ भी चीजें थी वो मिला के 4 पैकेट उतने आटे के जो है बिस्किट बनाए। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में, यानी कि 15 रुपये का एक पैकेट, 4 पैकेट बनाए तो कितना हो गए 60 रुपये के बिस्किट बेच दिया। तो बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, यानी कि जो बिस्किट बन गया है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आपका अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। दो एग्जाम्पल आपने देखे, यहाँ पे हमने ड्रेस का क्लोथ का एग्जाम्पल है, यहाँ हमने व्हीट और व्हीट से बनने वाले बिस्किट का एग्जाम्पल लिया। तो हम सिर्फ बिस्किट की वैल्यू को जो है काउंट करेंगे, ना ही आटे की वैल्यू को, ना ही गेहूं की वैल्यू को, ना ही चीनी, तेल, इन सब की वैल्यू को बार बार अलग से हमें ऐड करने की जरूरत है। हम फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद जो कि बिस्किट है उसकी वैल्यू को यहाँ पे काउंट करेंगे। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम इन सभी अलग अलग से काउंटिंग करेंगे तो 2 प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा जब हम फाइनल प्रोडक्ट को भी अलग से काउंट करेंगे और उसमें लगने वाली चीजों को भी, जैसे कि बिस्किट की भी हमने वैल्यू ले ली, उसके बाद हमने आटे की, गेहूं की, चीनी की जो भी वैल्यू थी उसमें सबको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया एक ही चीज की 2 बार वैल्यू आ जाएगी, 2 से ज्यादा बार भी आ सकती है ना। अगर सपोज हमने बिस्किट की भी वैल्यू ले ली, बिस्किट में जितना आटा लगा उसकी भी वैल्यू ले ली, चीनी की भी वैल्यू ली, तो उससे क्या हो गया हमारा वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी जो है ये इसमें लगने वाले प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे। ये है दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी कि ये जो वस्तुएं लग रही है किसी चीज को बनाने में, गेहूं बिस्किट बनाने में गेहूं लग रहा है, गेहूं से फिर आटा बनाने, क्या है इनको हम बोल रहे हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमने देखा था ना कि रिसोर्स क्या लगता है, तो रिसोर्स किस लिए लग रहा है कि किसी फाइनल प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे गेहूं है, गेहूं को पीस के आटा बनाया, आटे से फिर बिस्किट बना, तो बिस्किट बनाने के लिए जो इनपुट लगे, यानी कि जो है उसके इंग्रेडिएंट्स लगे, वो क्या है, वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज होने वाली चीजें हैं, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था ड्रेस की जो वैल्यू थी उसमें क्लोथ का, कॉटन का पहले से ही प्राइस इंक्लूडेड था, क्योंकि 100 रुपये की कॉटन को क्लोथ बनने में 50 रुपये और लगे, तो टोटल 150 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। तो इस 150 रुपये में ये 100 भी इंक्लूडेड है और ये 50 भी। वैसे जब इसने 250 रुपये की बनाई टोटली, तो इसमें ये 150 भी थे और इसमें ये 100 रुपये भी थे, है ना, यानी कि इसमें ये 100 रुपये भी थे, 50 भी थे और इसके अपने खुद के 100 रुपये भी थे। तो क्या होता है जब फाइनल प्रोडक्ट होता है इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत जो है पहले से ही इंक्लूडेड होती है, इसलिए जो है हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को लेते हैं। ठीक है, दोबारा से जो है मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत ऐड इसमें नहीं करते, वरना क्या होगा हमारी रियल वैल्यू नहीं निकलेगी, बल्कि क्या हो जाएगा एक ही चीज को हम 2 या 3 बार उसमें ऐड कर देंगे, तो सही वैल्यू नहीं निकलेगी हमारी। ठीक है, बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा, यानी कि बिस्किट बनाने में जितनी भी चीजें लगी उन सब की कॉस्ट इसमें पहले से ही इंक्लूडेड थी, जैसे आटा, चीनी, ठीक है, या फिर तेल, ये जो भी चीजें उसमें लगी होंगी, चॉकलेट, अगर चॉकलेट की बिस्किट, तो
वो सब चीज़ें क्या हैं, इसमें पहले से ही इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, क्यों इंक्लूड होती है? क्योंकि जो भी बिस्किट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको जो सामान जितने का पड़ा वो तो उसमें ऐड करके चलेगी ही ना। उसके बाद उसको जितने प्रॉफिट पे बेचना है वो ऐड करेगी, फाइनली फिर वो उस रेट पे जो है मार्केट में उस चीज़ को बेचेगी, है ना, अपना प्रॉफिट निकाल के। तो उसमें उसकी कितनी कॉस्ट यानी कि गेहूँ की, आटे की, वो सब चीज़ें पहले से ही इंक्लूडेड हैं। अतः गेहूँ और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। आया समझ में आपको? अगर हम बार बार उनकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही चीज की गणना हम बार बार कर देंगे। पहले गेहूं के रूप में, फिर जब उसको पीस के आटा बनाया तो हमने उसके आटे के रूप में अंदर है, अंतिम वस्तु बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग से करेंगे तो गेहूं की भी कर देंगे, आटे की भी कर देंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बिस्किट है उसकी भी करेंगे। तो क्या हो गया, एक ही चीज की हमने 3 बार वैल्यू कैलकुलेट कर दी। उससे क्या होगा, हमारी सही वैल्यू निकलेगी? नहीं निकलेगी। सही वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ बिस्किट की वैल्यू को ही लेना होगा। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, किसी विशेष वर्ष में यानी कि किसी साल प्रत्येक क्षेत्र के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कोई भी सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स के जो अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, यानी कि जो उनके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उनका मूल्य, उनकी वैल्यू, जैसे हमने देखा क्लोथ की वैल्यू यहाँ पे 300 रुपये है, बिस्किट की वैल्यू 60 रुपीज है। इसी तरीके से एक साल में हर एक सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो हैं मैन्युफैक्चर हुए हैं, उनके फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करती हैं। अब हम अगर अपने एक साल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हमने प्राइमरी सेक्टर में कितनी सर्विसेज थी, सेकेंडरी में, टर्सरी में, और इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स थे उन सभी की वैल्यू, चाहे वो प्रोडक्ट्स थे चाहे वो सर्विसेज थे, एक साल में हमने कितने मैन्युफैक्चर करे या हमने कितनी सर्विसेज दी, उन सब के फाइनल प्रोडक्ट्स की जो सर्विस या गुड्स होंगे उनकी वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा उस वर्ष में क्षेत्र की कुल उत्पादन की जानकारी, यानी कि उस साल में हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ इसकी जानकारी हमें मिलेगी कि एक साल में हमने कितनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। जब हम एक देश में एक साल में मैन्युफैक्चर होने वाली या फिर सर्विस प्रोवाइड, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उन सब की वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होगा उनको निकाल के ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा आता है सकल घरेलू उत्पाद। किसका, किसी देश के एक साल का, सिर्फ एक साल का। ठीक है, एक साल में हमारे देश में कितनी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण हुआ, उनकी वैल्यू को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही आपको लेना है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है, यानी कि जितना सकल घरेलू उत्पाद होगा हमें उससे पता लगेगा कि कंट्री जो है कितनी बड़ी है, यानी कि ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो रही होगी, तो वो कंट्री उतनी ही बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारी सिर्फ कंट्री के अंदर की हम बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कठिन कार्य क्यों है, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत बड़ी कंट्री में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, उन सब की वैल्यू को निकालना बहुत कठिन कार्य है। और इसको कौन करते हैं,
केंद्र सरकार के मंत्रालय। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं। यानी कि सेंट्रल लेवल जो है किसकी मदद लेगा? स्टेट की। स्टेट किसकी मदद लेगा? अपने लोकल गवर्नमेंट की, लोकल ऑफिस की। ठीक है, यानी कि हरियाणा में सपोज कितनी हुई, हरियाणा के पूरे जाननी है तो आपको अलग अलग जितने भी शहर हैं वहाँ पे जो भी सर्विसेज या गुड्स दिए जा रहे हैं उन सब की वैल्यू निकाली जाएगी। तो फिर हरियाणा की आ जाएगी, ऐसे यूपी है ना, एमपी, सारे स्टेट्स के निकाल के हम सेंटर में एक कंपाइल डाटा करेंगे, डाटा को कंपाइल करेंगे और हमें पता लगेगा कि पूरे देश में हमारे एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और तब जीडीपी का अनुमान करता है। जीडीपी आपका इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही चीज होती है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब जो ये सेक्टर्स हैं इनमें कैसे चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यानी कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अगर उनकी हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा था हमारा? एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो सबसे पहले उसी का जो है योगदान हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो है प्राइमरी सेक्टर किसी भी कंट्री में जो है उनका मेन सेक्टर हुआ करता था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर हमेशा बाद में आया है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनकी शुरुआत एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड चीज़ों से ही हुई थी। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, जैसे जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पहले ट्रेडिशनल मेथड से जो है फार्मिंग करते थे, फिर क्या हुआ? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आई तो क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, है ना। तो उससे क्या हुआ? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ज़्यादा ग्रो हुआ। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। जैसे हमने कल अपने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे जब जो लार्ज या मीडियम फार्मर्स थे उनके पास जो पैसे बचते हैं, कौन से पैसे? जब वो अपना जो एडिशनल यानी कि सरप्लस जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर देते थे तो उसके बाद वो क्या खरीद रहे थे? कोई दुकान खरीद रहा था, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा था, है ना। तो क्या होता है जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाता है तो दूसरे सेक्टर अपने आप ही धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। ठीक है, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ? पहले एग्रीकल्चर हुआ, वो अच्छे से जब फ्लरिश होने लगा, उसमें जब प्रॉफिट होने लगा तो धीरे धीरे लोग दूसरी चीज़ों में भी जाने लगे, चाहे वो सेना है, प्रशासन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ें हैं उन सब में भी फिर लोग काम करने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद भी थी। जो स्टार्टिंग की जो फेज था किसी भी डेवलप्ड कंट्री के ग्रो होने का, उसमें ज़्यादातर जो है नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड थे, उनके प्रोडक्शन पे, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। ज़्यादातर लोग किसमें थे? प्राइमरी सेक्टर में। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणालियों के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। फिर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो जो है बनने लगी और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। यानी कि जो पहले खेतों में जितने लोग लगे थे फिर कारखाने आ गए तो लोगों ने कारखानों में भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। यानी कि कारखानों में सस्ती दर में जब सामान बनता था तो सस्ता सामान लोग जो है यूज़ करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से
द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर में कम लोग काम करने लगे और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा हो गए। तो अब जो है मेन जो है सेक्टर कौन सा उभर के आया, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो है मेन जो है सेक्टर बन गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हो गया। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। एग्रीकल्चर के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आई तो फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि एग्रीकल्चर में तो कम लोग रह गए और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा हो गए। तो समय के साथ साथ क्या होता है, कोई एक सेक्टर ज़्यादा मेन बन जाता है और बाकी सेक्टर्स थोड़े कम इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। अब क्या है, हम सेकेंडरी सेक्टर से जो है टर्शरी सेक्टर, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है हम ग्रोथ देख रहे हैं, खास करके विकसित देशों में। यानी कि अब क्या है, वहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर ना ही मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विस सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुल उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन जब हम कंट्री का देखते हैं तो सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। हमें पता चलता है कि सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो क्या कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज में ज़्यादा है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे सर्विस सेक्टर सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर बन के उभरा है। भारत में तीनों क्षेत्र को का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन या टोटल एम्प्लॉयमेंट तीनों सेक्टर में कितना है। विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आलेख एक तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1970 से 71 और 2010 से 11 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डेटा है आपका 1970-71 का और ये डेटा है आपका 2010 और 11 का। सिंपल से इस डायग्राम को, ग्राफ को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा पहले सिर्फ इतना प्रोडक्शन हो रहा था और अब कितना होने लगा। जो ये है ग्रीन कलर में, ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, पहले इतना था बढ़ के इतना हुआ। सेकेंडरी सेक्टर येलो आप खुद देख सकते हैं, पहले इतना था फिर बढ़ के इतना हुआ। सर्विस सेक्टर जो हमारा टर्जरी तृतीयक क्षेत्र है वो पहले सिर्फ इतना था और अब कितना है, ये देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा डेवलप हुआ है, सर्विस सेक्टर। तो आपने देखा कि किस तरीके से 40 सालों में ही कितना ज़्यादा चेंज आया है। आओ इस पर विचार करें। आरेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें। 1970-71 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था। अब आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है क्षेत्र कौन सा था। आपको सिंपली पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा क्षेत्र था। 2010-11 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा था, पिक्चर देख के, ग्राफ देख के आपको समझ में आ जाएगा। जो है आपका सर्विस सेक्टर सबसे जो है बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कौन से सेक्टर में वृद्धि देखी हमने, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में। 2011 में भारत का जीडीपी क्या है वो आप इन सबको वैल्यू को जो रुपये में आपको दी गई है इनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।